नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 27 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस तथा हिंदी के सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन हमारे थे गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और नर्मदा। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर नर्मदा लगाया है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। आप लोग जानते हैं कि नर्मदा का उद्गम स्थान दोस्तों मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। दोस्तों, मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, उसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। और दोस्तों, इसका जो मुहाना है या कहा जाए जहाँ ये गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों, ये बाकी जो तीन नदियाँ हैं कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, को जीवकोश की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, किसे जीवकोश की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए थे, जीवद्रव्य, सेल्यूलोज, लिग्निन, लाइसोसोम। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आत्मघाती थैली के रूप में दोस्तों लाइसोसोम को जाना जाता है। और लाइसोसोम की दोस्तों खोज किसने की, तो वैज्ञानिक डी डुवे ने। दोस्तों, वैज्ञानिक डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। दोस्तों, आप लोगों को जब हम लोग बायोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि लाइसोसोम कोशिका का कोशिकांग है। और दोस्तों, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा कोशिकांग है, उसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, यानी दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह। दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें गाल्जी काय की, तो गाल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। और गाल्जी काय दोस्तों ये कोशिका का यातायात प्रबंधक है, यातायात प्रबंधक है। तो दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में पूछा जा चुका है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्जी काय, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो दोस्तों, किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों महिला लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था। कितना था दोस्तों, तो 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं दोस्तों। तो हरियाणा राज्य का दोस्तों लिंगानुपात जो था वो सबसे कम था, क्योंकि यहाँ दोस्तों पुरुषों की संख्या 1000 और महिलाओं की 877। 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थी। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सार्वजनिक मामलों की श्रेणी के अंतर्गत किन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2022, दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि अभी 2023 में भी ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2022 में दोस्तों 2022 में 128 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो दोस्तों 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। उसमें दोस्तों पद्म विभूषण यूपी के 16वें मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, इनको दिया गया था। यूपी के 16वें मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दोस्तों ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ाना है। क्या बढ़ाना था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना था, और ये योजना दोस्तों 2000 से 2007 तक चली, 2007 तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों माल के आयात और निर्यात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं व्यापार का संतुलन, ऑप्शन नंबर 4 व्यापार का संतुलन। दोस्तों माल के संतुलन और व्यापार का संतुलन दोस्तों यह माल के निर्यात और आयात का संतुलन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का फसलों का त्यौहार है? तो दोस्तों भारत का फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो इसमें आप दोस्तों ऑप्शन ये दिए हुए थे, और इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोहड़ी। दोस्तों लोहड़ी जो है ये फसलों का त्यौहार है। और अगर ये फसलों का त्यौहार दोस्तों किस राज्य का है? तो लोहड़ी तो पंजाब और हरियाणा का। दोस्तों पंजाब और हरियाणा का जो लोहड़ी है ये फसलों का त्यौहार है। और दोस्तों ये जो बोनालू है ये तेलंगाना का है। दोस्तों ये बोनालू तेलंगाना का फसलों का त्यौहार है। और ये बाकी तीज की अगर बात करें तो ये दोस्तों बिहार इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो CaSO4 × ½ H2O ये प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप लोगों ने ये आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी। दोस्तों पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों मनमोहन सिंह की पुस्तक का क्या नाम था? तो चेंजिंग इंडिया। दोस्तों चेंजिंग इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, ये भी पुस्तक पूछी जा सकती है। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है? तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि भारत का जो एक होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, और इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। और दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कहा जाए तो पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगी वो मानी जाएगी दोस्तों। तो इसकी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एज होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों करता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 138 से 151। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें दोस्तों क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। और अगर बात करें हम लोग विवेकानंद, तो आप लोग जानते हैं विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। वेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों कब की थी? तो 1897 में वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग महात्मा गांधी की, तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। ये पुस्तकें दोस्तों महात्मा गांधी की हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और हिंद स्वराज, ये दोस्तों पुस्तकें किसकी हैं? तो महात्मा गांधी की हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो आप लोग जानते हैं इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों संवाद कौमुदी। दोस्तों पुस्तकें दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछी जाती हैं पुस्तकें। संवाद कौमुदी दोस्तों ये पुस्तक है राजा राम मोहन राय की। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और कब की थी? तो 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस खेल को राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बाहर रखा गया है? दोस्तों किस खेल को राष्ट्रमंडल खेल जो हमारे 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं उनमें से बाहर रखा गया है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। दोस्तों ये आयोजित कहाँ किया गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में दोस्तों आयोजित किया गया। और इसमें हिस्सा कौन सा खेल नहीं लेगा? तो दोस्तों निशानेबाजी। इसमें हिस्सा नहीं लिया दोस्तों किसने? तो निशानेबाजी ने हिस्सा नहीं लिया था। और ये आयोजित कहाँ किया गया? कॉमनवेल्थ या हमारे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो वो दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत के बीच चलती है। दोस्तों किसके बीच चलती है ये ट्रेन? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रेन 18। दोस्तों ट्रेन 18 के नाम से भी इसे जाना जाता है वंदे भारत ट्रेन को। और ये दोस्तों वाराणसी से दिल्ली के मध्य चलती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था 27 जनवरी की शिफ्ट में कि ध्यानचंद्र की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ध्यानचंद्र की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक, तो दोस्तों 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने एक स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फाइनल में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो गोल्ड जीता था वो जर्मनी को हराकर जीता था। जर्मनी को हराकर दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड जीता था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन थे? तो तीरथ सिंह रावत थे। और इनके पहले दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत ये इनके तीरथ सिंह रावत से पहले थे। और दोस्तों तीरथ सिंह रावत के बाद वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों कैच द रैन अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। और दोस्तों इसकी शुरुआत कैच द रैन अभियान की शुरुआत किसने की? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। और दोस्तों ये जल दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? दोस्तों उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोगों को हमने बताया है दोस्तों कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता है। इसमें दोस्तों लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता है। उपाधियों का अंत इसमें है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है? तो जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। तो दोस्तों ये सभी अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले जो शिफ्टों में पेपर आयोजित किए जा चुके हैं उनमें अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 पूछा जा चुका है दोस्तों। और ये कल की शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया है कि उपाधियों का अंत। तो दोस्तों ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 367 केल्विन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट क्या हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान मानव शरीर का। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रतिपादक नहीं है? तो दोस्तों कथक के प्रतिपादक कौन नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किशन महाराज।
दोस्तों किशन महाराज कथक के प्रतिपादक नहीं है, बाकी ये सभी दोस्तों कथक से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बिना गढ़वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो दोस्तों बिना गढ़वाला जो एक हड़प्पा स्थल था वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है चन्हुदड़ो। इसमें दोस्तों अगर आप लोगों ने चन्हुदड़ो आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो। और दोस्तों ये चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार ने दोस्तों इसकी खोज की थी। और दोस्तों लोथल आप लोग जानते हैं ये दोस्तों बंदरगाही शहर था सिंधु सभ्यता का, और ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है दोस्तों। और इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी। और ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आलमगीर के बारे में पूछा जा चुका है, लोथल के बारे में पूछा जा चुका है, और चन्हुदड़ो के बारे में भी कल की शिफ्ट में पूछा गया है। तो बहुत अच्छे से दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद दोस्तों हम लोग हिंदी पर जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परिव्राजक का शब्द का पर्याय क्या है? दोस्तों परिव्राजक का पर्याय क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों परिव्राजक का पर्यायवाची हो जाएगा सन्यासी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? दोस्तों जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो अपरिमेय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों अपरिमेय लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे जाना ना जा सके। दोस्तों जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके तो अज्ञेय हो जाएगा 3 का हमारा। उसके बाद दोस्तों पूछा गया कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें दोस्तों क्रिया का कौन सा रूप है? तो आप दोस्तों राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थावर का विलोम है। दोस्तों स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। दोस्तों स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हिंदी में? दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि हो जाएगा। अगर आप लोगों ने व्यष्टि लगाया है आंसर तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यष्टि, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जहां पर लोगों का मिलना हो, जहां पर लोगों का मिलना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्मेलन। दोस्तों जहां पर लोगों का मिलना हो उसे क्या कहेंगे एक वाक्य के लिए? तो सम्मेलन कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। तो दोस्तों राहुल क्या सोच रहा है? राहुल क्या सोच रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल। राहुल क्या लिख रहा है? ये भी सही है। राहुल क्या कर रहा है? ये भी सही है। और उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि राहुल क्या जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, राहुल कहाँ जा रहा है ये हो सकता था। तो दोस्तों ये हमारा अशुद्ध पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? तो दोस्तों उत्थान का निम्न में से सही विलोम क्या हो जाएगा? तो पतन हो जाएगा दोस्तों। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना। दोस्तों एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कोढ़ में खाज होना। दोस्तों कोढ़ में खाज होना, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। और इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा शुद्ध रूप कौन सा? हेमंत क्या यह पत्र पढ़ लिया है? हेमंत क्या यह पत्र पढ़ लिया है? हेमंत ने यह पत्र पढ़ लिया क्या? क्या हेमंत ने यह पत्र से पढ़ लिए हैं? क्या हेमंत ने यह पत्र पढ़ लिया है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हेमंत ने यह पत्र पढ़ लिया है? उसके बाद दोस्तों अगला हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था 27 जनवरी में कि निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बेटिया पराये घर का धन होता है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, मैंने राम को पूछा,
मेरा प्राण संकट में है। तो इसमें दोस्तों मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है, ये दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था 27 जनवरी में हिंदी में, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दोस्तों राज्य के प्रति द्रोह करने वाला, तो ये तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि सीधा ही है कि राजद्रोही। राजद्रोही दोस्तों राज्य के प्रति द्रोह करने वाला राजद्रोही कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था हिंदी में, दोस्तों अंग अंग मुस्कुराना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके अंग अंग मुस्कुराने के ऑप्शन क्या दिए हुए थे, स्वस्थ होना, मोटा होना, बहुत दर्द होना, बहुत प्रसन्न होता। तो दोस्तों अंग अंग मुस्कुराने का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये 27 जनवरी में पूछा गया हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या पूछा गया, ऊंट के मुंह में जीरा होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत कम होना, आवश्यकता से बहुत कम होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।